मालकिन घर के बाहर ढोल धमाके की आवाज, गीत गाती हुई औरतें, पटाखों के फूटने की आवाज, सचमुच बहुत ही मनमोहक दृश्य था। आज नई दुल्हन का शांति सदन में गृह प्रवेश था। दुल्हन घर के दरवाजे पर उस बड़ी सी कार में आ चुकी थी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, दुल्हन ने पहला कदम बाहर रखा और सबसे पहले एक सरसरी सी नजर उस पूरे घर पर दे मारी। उस मकान को देखते ही उसका मन अंदर ही अंदर समुद्र की लहरों की तरह हिलोरे खा गया। उसे बड़े से मकान में गृह प्रवेश करते हुए निधि के मन को सुकून मिल रहा था। अब तो वो इस घर की मालकिन होगी। बस यही बात बार बार मन में आ रही थी। सचमुच उसका ससुराल कितना समृद्ध है। कहाँ इतना बड़ा मकान और कहाँ उसका छोटा सा घर, जहाँ खुद का कोई पर्सनल कमरा ही नहीं था। कहाँ वो इस समय उस छोटे से मकान की कल्पना करने बैठ गई। अपने विचारों को झटक कर निधि घर में प्रवेश करने लगी। निधि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और ये खुशी उसके चेहरे से ही जाहिर हो चुकी थी। पति अमर के साथ घर में प्रवेश करने लगी। घर की भव्यता देखकर उसके आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा घर तो उसने सिर्फ सपने में ही देखा था। ये रिश्ता उसकी बुआ ने बताया था। बुआ अमर के घर से 2-4 घर दूर ही रहती थी। अमर की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, इसलिए वो अमर की शादी करवाना चाहती थी। शायद यही उसकी अंतिम इच्छा थी। अमर एक अच्छा लड़का था, घर बार भी बढ़िया था, इसलिए निधि के घर में सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए थे। बस निधि की माँ तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पर इस रिश्ते की सुनते ही निधि ने सबसे पहले हाँ कर दी थी। आखिर बुआ के घर आते जाते उन्होंने ये बड़ी सी हवेली देखी जो थी, वो तो उसके ख्वाब ही देखती थी। पर आज वो इस हवेली की मालकिन थी। उसके आगे पीछे नौकर जाकर काम करेंगे। आज उसे अपने फैसले पर बड़ा नाज हो रहा था। अच्छा हुआ जो उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, नहीं तो उसकी बात मानकर सिर्फ पढ़ती ही रह जाती और इतना आलीशान बंगला न मिलता। मन ही मन सोचती हुई निधि ने घर में प्रवेश किया। घर के अंदर ही भव्यता देखते ही निधि की निगाहें यूं ही रुक गई। मन में एक लालच सा समा गया कि अब वो इस घर की मालकिन होगी। आप अलग हो यहाँ की सुंदरता निहारती रह गई। ये देखकर उसकी नंद जानवी बोली, भाभी अभी तो घर में प्रवेश ही किया है तो आंखें आप पलक हो गई। आपने तो सपने में भी ऐसा घर नहीं सोचा होगा। सचमुच किस्मत वाली हो आप, जो ऐसे घर मिले हैं। लड़कियां जिसे सपने में ही देखती थी हैं। थोड़ी देर बाद आसपास की औरतें को विदा कर जानवी निधि को अपने माँ से मिलवाने के लिए उसके कमरे में ले गई। निधि ने वहां जाकर देखा कि उसकी सास प्रतिभा जी बिस्तर पर थी। अमर ने उसे बताया भी था कि वह 10 महीने पहले उन्हें पैरालाइसिस का अटैक आया था। बस तब से वो बिस्तर पर है। उसकी सेवा के लिए एक नर्स लगा रखी है, जो शाम 5 बजे अपनी ड्यूटी से फ्री होकर यहाँ से चली जाती है। तब फिर जानवी यहाँ घर का कोई भी सदस्य जो उस समय घर पर मौजूद होता है, उन्हें देखता है। कमरे में दवाइयाँ और फिनाइल की मिली जुली गंध आ रही थी, जैसे किसी अस्पताल में होता है। निधि ने अपने नाक भाव सिकोड़ लिए। तभी जानवी बोली, भाभी देखो, माँ आपको देखकर कितना खुश हो रही है। आप भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। सचमुच भाभी, आपको देखकर मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब आप आ गई हो ना।
अब आप माँ को संभाल लेना। निधि ने फीकी सी मुस्कान के साथ सहमति दे दी और मन ही मन सोचने लगी, बहू हूँ, कोई नर्स तो नहीं हूँ। यहाँ दवाइयों की गंध है, जिसे थोड़ी देर खड़े नहीं रहते बन रहा तो इस कमरे में आ गई। कौन, मुझे क्या अपनी माँ की सेवा के लिए लेकर आए हो? खैर, थोड़ी देर बाद जानवी उसे उसके कमरे में छोड़कर आ गई। अपने कमरे में आकर निधि ने चैन की सांस ली। सबसे पहले तो वो पलंग पर जाकर बैठ गई और कमरे को निहारने लगी। मेरा अपना कमरा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना कमरा होगा, और सचमुच कितना बड़ा है ये। इस कमरे के बराबर तो हमारा घर था। सचमुच मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन इस सास का क्या करूं? बीमार सास पल्ले पड़ी है मेरे तो, पर फिर भी ठीक है, ज्यादा किचकिच नहीं करेगी। और फिर कितने दिन ही है, नंद भी शादी करके ससुराल चली जाएगी, फिर तो सब कुछ मेरा ही है। खैर, अभी ये सब क्यों सोचूं? अभी तो इसके लिए ये बहुत वक्त है। अभी तो हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? मुझे तो सिर्फ इस पर फोकस करना है। सोचती सोचती वो बिस्तर पर लेट गई और कब नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। जब अमर कमरे में आया तो वो सोई हुई थी। उसे सोता देखकर अमर ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और वो पलंग की दूसरी तरफ जाकर सो गया। फिर अब सुबह हुई तब निधि की नींद खुली। तब तक अमर उठ चुका था और अपनी माँ के कमरे में उसे मिलने चला गया था। कैसे पति मिला है? यहाँ नहीं दुल्हन आई हुई है, उसका ख्याल नहीं है। अपनी बीमार माँ से मिलने चला गया। मन ही मन गुदगुदाती हुई निधि तैयार हुई और बाहर आ गई। बाहर हॉल में से बुआ सास चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें देखकर निधि ने उनसे पैर छुआ तो बुआ सास ने आशीर्वाद दिया। फिर निधि इधर उधर देखने लगी तो वो बोली, सब लोग भाभी के कमरे में हैं। आज तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाया है। मैं बस अभी उस कमरे में आई हूँ, तुम भी कमरे में जाकर ही मिल लो, भाभी को अच्छा लगेगा। फिर से उस कमरे में मन ही मन सोचती हुई निधि कमरे की तरफ बढ़ गई। आखिर अपना इम्प्रेशन खराब थोड़ू न करना था। कमरे में गई तो सब लोग प्रतिभा जी के पास ही खड़े हुए थे। निधि को देखते ही जानवी प्रतिभा को हल्का सा हिलाते हुए बोली, मम्मी देखो तो भाभी आई हैं आपसे मिलने के लिए। उनकी बात सुनकर प्रतिभा जी ने निधि की तरफ देखा। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से कूच कर गई। घर में मातम का माहौल हो गया। सबको पहले से ही पता था कि प्रतिभा जी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो शायद अगर किसी शादी के लिए ही रुकी हुई थी, इसलिए सब लोग ने दुखी मन से उन्हें विदा किया। ये माहौल तो निधि के लिए पूरी तरह से उम्मीद के बाहर था। 2 दिन बाद जानवी अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो बुआ सास ने निधि से कहा, इतनी बड़ी हवेली और खाना खुद बनाते हैं। निधि मन ही मन सोचती हुई एक टक बुआ जी को देखती रह गई। अरे क्या सोच रही हैं बहू? निधि ने ना में गर्दन हिलाते हुए और आखिर मन मार कर रसोई में आ गई और जानवी की मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद जानवी और निधि को ससुर जी ने अपने कमरे में बुलाया। निधि जानवी के साथ जब कमरे में गई तो वहाँ ससुर जी, बुआ सास और अमर पहले से ही बैठे हुए थे। वो दोनों भी एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। बहू, अब तुम भी रसोई संभालो। जानवी अकेले काम कर रही है, उसकी मदद करो। आज से खाना घर पर ही बनेगा। तब ससुर जी बोले, देखो जैसे कि तुम सब जानते हो कि प्रतिभा के इलाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी। ये बंगला
हमें बेचना पड़ा था। वो तो इसे मैंने अपने दोस्त को बेचा था, इसलिए उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि जब तक प्रतिभा है तब तक हम यहाँ रह सकते हैं। पर अब हमें 15 दिन के पूरे कार्यक्रम करने के बाद ये घर खाली करना है। तुम लोग पर एकदम से काम का वजन ना पड़े, इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इन दिनों में अपना अपना सामान पैक कर लेना, ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। ये सुनकर सब लोग जहाँ चुप थे वहीं निधि के पैरों के तले जमीन खिसक गए। कहाँ तो वो उस बंगले को देखकर के उसकी मालकिन बनने का ख्वाब देख रही थी, और कहाँ एकदम से जमीन पर आकर गिर गई। घर का माहौल ही ऐसा था, तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो लोग क्यों आए हैं। आते ही निधि की मम्मी ने उसकी बुआ सास से पूछा, निधि नहीं दिखा रहे, अंदर रसोई में है क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। आप उसके कमरे में ही जाकर मिल लो। उसकी बात सुनकर बुआ और मम्मी, कुछ तेरी बुआ ने हर बात क्लियर बोली थी, सबके सामने बोली थी, तू भी वहीं पर खड़ी हुई थी, पर तेरे आंखों पर तो हवेली की पट्टी हुई चढ़ी हुई थी, जो न तू देख सकती थी और न ही सुन सकती। अब ये बेवजह का रोना बंद कर। ससुराल आते ही ससुराल की मालकिन बनना है, लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेनी है। इसलिए कहा था ना कि पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन, कम से कम पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी गृहस्थी तो चला पाएगी। लेकिन नहीं, तुझे तो सीधा पति की प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी बिना जिम्मेदारी के। अपनी मम्मी की बात सुनकर के निधि चुप हो गई। आखिर मम्मी गलत तो नहीं कह रही थी, पर अब क्या होगा? उसने धीरे से कहा, माता पिता हैं हम, गड्ढे में तो जे फेंका नहीं होगा। ये हवेली वगैरह बिक चुकी है, लेकिन इन लोगों ने अपना एक फ्लैट खरीदा है। समधी जी का बिजनेस डूब चुका है, लेकिन अमर की तो नौकरी अच्छी है और वो मेहनती भी है। तेरी तरह ख्याली पुलाव नहीं बनाता, भविष्य में कुछ न कुछ तो वो कर ही लेगा। बस तू उसका साथ दे, उसके रास्ते का रोड़ा मत बन। जॉब नहीं कर सकती तो उसके घर को अच्छे से संभाल ले, ताकि वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ सके। इतना अच्छा ससुराल मिला है, उसे खराब मत कर। वो लोग तो अभी वैसे ही दुखी हैं। अगर उन लोगों को तेरी सोच का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। मम्मी के बात सुनकर निधि अब चुपचाप ससुराल में अपने आप को ढलने की कोशिश करने लगी। कुछ महीने बाद निधि अपने ससुराल की धुरी बन चुकी थी।